नमस्कार, आदाब। अ, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूक्रेन और इज़राइल में इस समय जो हम गाज़ा के अंदर जो युद्ध चल रहा है, दोनों के बारे में। क्योंकि ये दोनों जंगें ऐसी हैं कि जिसमें कोई विनर नज़र नहीं आता। यूक्रेन भी फ़ेल हो गया लड़ाई में और ना ही इज़राइल को कामयाबी मिल पा रही है गाज़ा के अंदर। और दोनों जगह ये कहा जाता है कि युद्ध सालों चलेगा तो भी नहीं खत्म हो पाएगा। यूक्रेन के लिए सालों की बात की जाती है और गाज़ा के लिए कहा जाता है कि पता नहीं कितना समय लगेगा। इसलिए कि दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉर के, वो इतने बड़े गोल सेट किए गए हैं जो पूरा नहीं हो सकता। यूरोप और अमेरिका चाहता है कि रशिया टूट जाए इस वॉर में, रशिया बर्बाद हो जाए, वो नहीं दिखता। और दूसरी तरफ ये लगता है कि जो अ, यूक्रेन है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ चला एज ए स्टेट, एज ए नेशन उसका सर्वाइवल नहीं नजर आता। बहुत समय लगेगा उसको दोबारा से खड़े होने में। और जिन एरियाज पे रशिया ने कब्जा कर लिया है वो एरियाज को रशिया से छुड़ाना भी मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस जो एरिया है, जिस जो टेरिटरी है, इसमें रशियन मूल के लोग काफी हैं और वो यूक्रेन के साथ रहना भी नहीं चाहते। अब ये है कि दोनों तरफ सीज़ फायर प्रपोज़ल आए हैं, लेकिन वो सीज़ फायर प्रपोज़ल ऐसे हैं कि जो दोनों को एक्सेप्ट नहीं होते। कोई ऐसी पॉइंट नहीं है कि जहाँ से नेगोशिएशन शुरू हो दोनों के बीच में। यानी यूक्रेन में भी और इज़राइल हमास या गाज़ा के बीच में भी। अ, इनका कहना ये है कि अ, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उनका कहना ये है कि रशिया ने जितनी एरियाज़ में अपना कब्ज़ा बनाया है, उन सबको वो खाली करेगा, तभी बातचीत संभव हो पाएगी। और दूसरी तरफ रशिया का कहना ये है कि अगर वो चाहते हैं शांति, तो उनको जो एरियाज़ हैं, जैसे कि डोनेस्क है या लुहांस है या खर्सन है या ज़पोरिशिया है, वो ये कहते हैं कि ये खाली, ये इस पे यहाँ से रशिया नहीं हटेगा, बल्कि जो स्टिल थोड़े बहुत इन एरियाज़ की ज़मीनें हैं उनको वो खाली कर दें, तभी बातचीत होने का संभव होता है। अब ये है कि उक्राइनिया भी है एक, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इन सब के ऊपर रशिया का ऑक्यूपेशन है। अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के से देखा जाए तो रशिया का ऑक्यूपेशन है, और वैसे देखा जाए तो ये कभी रशिया के पार्ट होते थे और रशियन मूल के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन रशिया ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये कैसे होगा ये विथड्रॉवल वहाँ पे, और दूसरी तरफ ये भी है कि अब क्योंकि रश यूक्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा टेरिटरीज़ पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया है, अब अमेरिकन्स जो हैं वार का स्तर बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। यानी उनको वो ऑफेंसिव वेपन दिए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है यूक्रेन से कि वो रशिया के अंदर घुस के टारगेट करें। ऐसे मिसाइल्स, ऐसे यू नो ये जो है पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंस के लिए, फिर उसके अलावा F-16 है, फाइटर बॉम्बर्स जो हैं, फिर उसके अलावा ये भी है कि उनको और दूसरे वेपन सिस्टम्स मुहैया किए जा रहे हैं जो कि यूरोप, और यही नहीं बल्कि $50 बिलियन अभी जो G70 समिट हुई थी इटली के अंदर, उसमें तय हुआ है कि यूरोप उनको लगभग $50 बिलियन आने वाले समय में देगा, कैश एंड काइंड, यानी वेपन। और जितना वेपन दिया जा रहा है इतने में तो पता नहीं उस यूक्रेन कितना पावरफुल हो जाता। और बहरहाल ये उनके अलग अलग, अब ये देखना है कि किस तरीके से होता है। इसलिए कि एक वन साइडेड विक्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। न ये यूक्रेन को डिफीट कर सकते हैं और न रशिया पूरी तरीके से इस वार को खत्म कर सकता है। एक ही तरीका है कि बातचीत के माध्यम से मसलों का हल किया जाए। अब ये है कि नेटो चीफ का कहना यह है कि यूक्रेन उस वक़्त तक लड़ेगा जब तक कि रशिया की हार ना हो।
स्टोलनबर्ग ये इंतहाई हॉक है, इनका बस चले तो रशिया को खुद जाके तोड़ दे, बॉम्बिंग कर दे। और एक बात ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है कोई भी बातचीत या कोई भी ऐसा कदम उठाएगा 5 नवंबर को जो उनके इलेक्शन है उससे पहले। इसका मतलब स्टेटस को वो चाहते हैं और एक ताकि युद्ध चलता रहे और ये युद्ध यूक्रेन से शिफ्ट करके रशिया के अंदर आ जाए डायरेक्ट। अगर ऐसा होगा तो मैं समझ रशिया ने कहा है कि और दूसरी तरफ ये भी है कि नाटो के चीफ जो है स्टोलनबर्ग उनका कहना ये है कि यूरोपियन देशों से उन्होंने अपील की नाटो के मेंबर से कि वो अपने अपने न्यूक्लियर वेपन को साथ लें। और दूसरी तरफ ये भी सही है कि चारों तरफ से रशिया को घेर रखा है न्यूक्लियर वेपन से। भले वॉरहेड्स न डिप्लॉय किए गए हों मगर ये कि वो चारों तरफ पूरा इंतजाम हो चुका है। और उधर रशिया ने भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन सब अपना नेवल आर्मडा क्यूबा जो कि फ्लोरिडा से बहुत ही करीब है वहां ले जाके डिप्लॉय किया है। देखना ये है कि वहां कितने दिन रहता है या वहां से हट के कहीं इंटरनेशनल सी में अपना लंबे समय तक रुकने। अब तो इसमें डर इस बात का है कि ये जंग जो है यूक्रेन की यूरोप की तरफ जा सकती है एक भी गलती से किसी भी देश की या किसी भी देश में कोई भी सोल्जर्स कुछ सोल्जर्स अगर भी तय कर लेते हैं और वो मिसाइल रशिया पे दाग देते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड या कोई इस तरह की तो रशिया फौरन उसका जवाब देगा। ये रशियन साइड से उधर इस तरह का हरकत हो जाती है तो वहां से भी जवाब आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत अग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं होनी चाहिए सेनाओं के बीच में जिनमें आपस में टेंशन। दूसरी तरफ ये भी है कि जो गाजा का युद्ध है वो भी जीतता हुआ नजर नहीं आता। वहां के ऊपर भी अमेरिका ने 3 पार्ट विड्रॉवल का प्रपोजल दिया है और कहा यह जाता है कि ये जो 3 पार्ट विड्रॉवल था का जो प्रपोजल था वो इसराइल ने दिया था उनको। जी कि अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा प्रपोजल लिया है जो इसराइल को मंजूर ना हो। लेकिन बाद में नेतन्याहू इससे बैक ट्रैक कर गए। उसका रीजन ये था कि नेतन्याहू चाहते भी नहीं है कि जंग खत्म हो और दूसरी तरफ वो इस कैपेसिटी में भी नहीं है कि जंग आने वाले समय में खत्म। अभी जो इजराइल की जो सेना के स्पोक्स पर्सन है उनका स्टेटमेंट आया है सेना की तरफ से कि ये युद्ध समाप्त नहीं हमस की समाप्ति संभव नहीं है। हमस एक आइडिया है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा बयान है। इससे ये दर्शाता है कि उससे पहले भी उन्हीं ने कहा था कि बातचीत ही और पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। युद्ध मुश्किल है। एक बड़ी कारण ये भी है कि बहुत बड़ी संख्या में इजरायली सोल्जर्स की हत्याएं हो गई हैं इस जंग युद्ध में और काफी सोल्जर जो है उनके जख्मी हो गए हैं। बहुतों के पैर भी लिम्स का नहीं रहे। इसलिए सेना के ऊपर लगता है कि प्रेशर है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ जनरल इस तरह के कमेंट्स आने लगे हैं पश्चिमी जो मीडिया है वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई चीज छपती नहीं पूरी दुनिया में। अब तो जो कुछ छपता है या आता है आपको अल्टरनेट सोर्स ऑफ जो मीडिया की सोर्सेस हैं उसी से पता चलता है। बाद में फिर कभी थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है। दूसरी तरफ ये भी है कि गाजा की जंग जीतते हुए नजर नहीं आते इसलिए युद्ध चलता रहेगा। युद्ध समाप्त होगा तो नेतन्याहू को गद्दी छोड़नी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा क्योंकि वो करप्शन के केस में भी फंसे हुए। इसराइल की जनता चाहती है कि युद्ध समाप्त हो फौरन ताकि नए इलेक्शन हो नई गवर्नमेंट आए मगर वो ये नहीं चाहते कि हमास के साथ कोई कंप्रोमाइज हो। ये भी नहीं चाहते। उनका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि ये असमर्थ रहे हमास को हराने में। यानी कोई दूसरा इनसे ज्यादा थॉट लाना चाहिए जो हटा सके टैक्टफुली।
ऐसा लगता है कि इज़राइल का जो एस्टेब्लिशमेंट है और कहीं तक पश्चिमी देशों की भी सहमति नज़र आती है। उनका पर्पस केवल हमास को ख़त्म नहीं करना। उनका पर्पस जो है वो साथ में हमास के साथ-साथ फ़िलिस्तीनी गाज़ा में रहने वाले फ़िलिस्तीनी यानी गाज़न्स को भी ख़त्म करना। 37,000 से अधिक लोग मर चुके हैं, मरने वालों में अधिकतर औरतें और बच्चे हैं। पता नहीं कितने लोग ज़ख्मी हैं, पता भी नहीं कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं, उनके बारे में पता नहीं है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि फ़ैमीन भी फैल रहा है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि जिसमें फ़िलिस्तीनी कभी वहाँ पे रह भी ना पाएँ और बड़ी संख्या में उनकी हत्या हो जाए, जंग के माध्यम से और फ़ैमीन के माध्यम से। ये डिलिबरेटली फ़ैमीन को वो क्रिएट कर रहे हैं, इसी के अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया गया, स्कूलों को क्यों ध्वस्त किया गया? फिर उसके अलावा ये कि 75% से भी ज़्यादा बस्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है, ज़मींदोज़ हो गई हैं बिल्डिंगें। फिर उसके अलावा ये भी है कि सप्लाइज़ ना दवाएँ हैं वहाँ के ऊपर पहुँच पा रही हैं और ना ही फूड सप्लाई हो रहा है। पानी, खाना, दवाएँ, जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं, वो सब कंट्रोल वे में है। ये कंसंट्रेशन कैंप की तरह से एक्ट कर रहे हैं वहाँ के ऊपर, जो कि बहुत ही अ, एक समझी हुई साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन या यूरोप का एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की जनता ऐसा नहीं चाहती। वहाँ तो बड़े-बड़े डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं बहुत अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा इज़राइली लॉबी का असर है कि वो अ, वही करती है जो उसका उसको इज़राइली वो देखना ये है कि क्या होता है आने वाले समय में। यही हो रहा है जो दिखाई दे रहा है और वरना नेतन्याहू की गवर्नमेंट कब की टॉपल हो जाती और दूसरी गवर्नमेंट आ जाती। फ़ेमीन की किसी को फ़िक्र नहीं है वहाँ पे। दूसरी तरफ एक नया फ्रंट खुद गया है नॉर्दर्न इज़राइल में, जो कि हिज़्बुल्लाह का है। हिज़्बुल्लाह ने वहाँ पे लगातार गैलीली के अंदर अटैक किया है, फिर उसके बाद बहुत से उनके सेटलमेंट को ध्वस्त कर दिया है। उसके अंदर जो गोलान हाइट्स है, वहाँ के ऊपर भी बड़े एरिये में आग भी लग गई, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं और पेपर में भी बहुत छप चुका है। और हिज़्बुल्लाह के जो चीफ हैं हसन नसरल्लाह, उन्हीं ने बहुत सख्त वार्निंग दी है कि जब तक इज़राइल हमास की गाज़ा के अंदर लड़ता रहेगा तब तक वो मिसाइल उसके ऊपर दागते रहेंगे, यानी वो हटेंगे। अब इज़राइल एक बड़ी तैयारी कर रहा है हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने के लिए। फिर वही उसके ऑब्जेक्टिव है कि हम वहाँ अटैक करेंगे और हिज़्बुल्लाह को न्यूट्रलाइज़ वहाँ भी उनका बेसिक पर्पज़ यही होगा कि वो तो जानते हैं कि अच्छी तरह से कि हिज़्बुल्लाह को नहीं ख़त्म किया जा सकता, मतलब इतना डिग्रेड कर दो, इतने लोगों को मार दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ख़त्म कर दो उस एरिया का, ताकि बहुत साल तक वो इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन हमने देखा ये 2006 में भी किया था, लेकिन उसके कुछ ही साल के अंदर हमास दोबारा से उससे ज़्यादा पावरफुल होके खड़ी हो गई थी। तीसरा फ्रंट भी है, वहाँ पे खुला हुआ रेड सी में जहाँ के ऊपर लाल सागर में जहाँ के ऊपर लगातार हूथी रेबल्स अटैक। अब इज़राइल को डिफेंड करने के लिए चारों तरफ से अमेरिकन फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा है बड़ी संख्या में। रेड सी हो या पर्शियन गल्फ का एरिया हो जो ईरान से जुड़ा हुआ है, ताकि तेल की सप्लाई वहाँ बनी रहे और अगर ईरान पे अटैक होता है तो इज़राइल को डिफेंड करना, यानी ईरान पे अगर अटैक होगा तो अमेरिकन भी उसमें शामिल होंगे और पूरी युद्ध इस तरह से डर इस बात का है कि पश्चिमी एशिया में भी जंग फैल सकती है। ऑलरेडी फैली भी है, इसलिए कि लाल सागर और फिर मेडिटेरेनियन में इज़राइल को बचाने के लिए वहाँ पे इनको बहुत अमेरिकन को अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ा है। फ्रेंच ब्रिटिश ट्रूप्स भी वहाँ पे हैं। जब ईरान ने अटैक किया 200 मिसाइल से इज़राइल के ऊपर, तो उनको उन मिसाइलों का अधिकतर जो गिराया था वो इन्हीं ने ब्रिटिश एंड अमेरिकन फोर्सेस ने जो वहाँ पे डिप्लॉयड। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, इसलिए कि ईरान का कहना ये है कि
इसलिए कि ईरान को कमज़ोर किए बगैर ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता और ये फ़ोर्सेस जिनको प्रॉक्सी फ़ोर्सेस कहते हैं प्रॉक्सी, वो नहीं हटेंगी जब तक ईरान स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इज़राइल का कहना ये है कि ईरान के ऊपर अटैक होना चाहिए, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर देना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान, हिज़्बुल्लाह, हूती रेबल्स, इन सब ने जो है इज़राइल को बिल्कुल इर्रेलेवेंट बना दिया है। यानी उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी ऐसी कर दी है कि उसको अब डिफेंस के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों को आना पड़ा। और वो इर्रेलेवेंट इस सेंस में भी हो गया है कि अब वो जो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता था, वो नहीं कर पा रहा। पब्लिक के अंदर बहुत क्रोध है अरब जनता में और अरब गवर्नमेंट्स में है, वो भी बहुत प्रेशर में है। जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स है और ज़्यादातर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स है अरब वर्ल्ड में, वो अंडर प्रेशर है। और ये गवर्नमेंट्स भी अब रशिया चाइना की तरफ देखने लगी हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो। ब्रिक्स जो बन रहा है, क्या अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा? डी डॉलराइजेशन ऑफ जो सऊदी और बाकी कंट्रीज कर रहे हैं, लोकल करेंसीज में तेल का ट्रेड, अमेरिकन डॉलर की तो हैसियत बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में बहुत कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ ये भी है कि इतना उनका मेजर जो है वो इस क्षेत्र के प्रोटेक्टर हैं, सिक्योरिटी गारंटर हैं इस पूरे कंट्रीज के। क्या वो आसानी से हट जाएंगे? क्या वो अलाउ करेंगे सऊदीज को और दूसरी कंट्रीज के लोगों को कि रशिया और चाइना के साथ वो मिलिट्री कॉपरेशन भी ज्वाइन करें और सेल्फ रिलायंस की भी बात करें? ये सब तो इसलिए लगता है कि अमेरिका भी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका इस पोजीशन में नजर नहीं आता, इकोनॉमी उनकी परमिट नहीं करती। मगर दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ के ऊपर जो बहुत बड़ा ग्रुप है उसका मानना, नियो कॉन्स का मानना ये है कि जंग ही एक माध्यम है दोनों जगहों पे, यूक्रेन में भी और इधर अ, 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 पश्चिम एशिया में भी मसलों को हल करने के लिए। इसीलिए ये ऐसे मसले हैं कि ये डिप्लोमेटिकली बातचीत के माध्यम से हल नहीं हो सकते। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी एक नया पॉडकास्ट आपके लिए। हम आपके आभारी हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका धन्यवाद।